Hello everyone, I Shruti Garg welcomes you all in online classes. Today we are going to continue the chapter of history, the famous chapter that is nationalism in India. So let's start. In our previous video, we already discussed some points. We already discussed about First World War and its impact over the India, Satyagraha movement, successfully launched Satyagraha movement by Gandhi ji, then Rowlatt Act, Jallianwala Bagh incident, and what are the reasons behind why Satyagraha movement called off. And these all are the important questions from the point of view of 10th board exam. They can ask 1 mark, 3 mark, 5 mark. First World War and its impact they can ask. They can ask what do you mean by Satyagraha movement, where Satyagraha movement launched successfully by Mahatma Gandhi, and what do you mean by Rowlatt Act, who passed the Rowlatt Act, and what do you mean by Jallianwala Bagh incident, what are the reasons behind called off Satyagraha movement. Now we move further कि अब आगे क्या होता है कि जब when सत्याग्रह movement was called off, then Gandhi think that it is not a cup of tea to bring all people together and to achieve nationalism in India and to bring independence in India. It's not a cup of tea. गांधी जी थिंक दैट कि इट विल बी पॉसिबल ओनली व्हेन ऑल पीपल गेट टुगेदर. उन सब में एकता की भावना आनी चाहिए. एंड एट दैट टाइम ब्रिटिशर्स ऑलवेज फॉलो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, एंड ड्यू टू दिस डिवाइड एंड रूल पॉलिसी हिंदू मुस्लिम हमारे यहाँ क्या थे, अलग अलग थे. सो इट विल बी पॉसिबल ओनली व्हेन हिंदू मुस्लिम गेट टुगेदर. अब उन दोनों को एक करने के लिए ऐसा तो नहीं है कि गांधी जी कहेंगे एंड दे ऑल बिलीव और वो हो जाएंगे. दैट्स वाई गांधी जी सर्चिंग अ वे कि कुछ ऐसा हो जाए कि मैं हिंदू मुस्लिम को एक कर पाऊँ. इसी बीच एक इशू होता है दैट इज़ खिलाफत इशू. खिलाफत इशू, व्हाट इज़ खिलाफत इशू? जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कौन कौन सी कंट्री थी? जर्मनी थी, ऑस्ट्रिया हंगेरी, बल्गेरिया, ऑटोमन एम्पायर ऑन वन साइड. ऑन द अनदर हैंड ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, इटली, रोमानिया, जापान एंड यूनाइटेड स्टेट, जिसके बारे में हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं. तो ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आपकी एराइज हुई थी, इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में वी नो कि जर्मनी हार गई थी, दे डिफीटेड. इनकी जर्मनी, ऑस्ट्रिया, ऑटोमन एम्पायर ये सब क्या थे, दे डिफीटेड. और विन कौन करे थे, जीता कौन था? ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, यूएसए, जापान, ये सब क्या थे, जीत गए थे. अब जब ये एक वर्ल्ड वॉर होती है और एक हारता है तो एक और जीतता है, तो इसमें पीस ट्रीटी हुई है. आपको याद हो, यू रिकॉल क्लास 9 कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जब जर्मनी हार गया था तो ट्रीटी ऑफ वर्सलीज हुई थी. ट्रीटी ऑफ वर्सलीज हुई थी जिसमें जर्मनी के अगेंस्ट बहुत सारे हार्श स्टेप लिए गए थे और जर्मनी की इकोनॉमी को फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था. सो यही डर ऑटोमन एम्पायर के लोगों को भी लग रहा था. ऑटोमन एम्पायर के लोगों को लग रहा था कि ऑटोमन एम्पायर हार गया है, तो र्यूमर स्प्रेड हुए कि एक हार्श पीस ट्रीटी होने वाली है. और इस हार्श पीस ट्रीटी में जो उनका ऑटोमन का एम्परर है, यानी कि जो उनका स्पिरिचुअल हेड है, इस्लामिक वर्ल्ड का जो स्पिरिचुअल हेड है जिसको खलीफा बोला जाता है, उसके अगेंस्ट कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाने वाला है. ऑटोमन एम्पायर एक मुस्लिम एम्पायर था, यानी कि यहाँ पर मैक्सिमम पीपल कौन सा, मैक्सिमम के 100% पीपल वर मुस्लिम्स और दे रूल्ड, मुस्लिम्स वर रूल्ड इन ऑटोमन एम्पायर वी कैन से. तो जो मुस्लिम एम्पायर था उसके खिलाफ कोई पीस ट्रीटी होने वाली है, और अब उस पीस ट्रीटी में जो उनके स्पिरिचुअल हेड है जिसको खलीफा बोला जाता है, इस्लामिक वर्ल्ड का जो हेड है, उसके खिलाफ कोई हार्श ट्रीटमेंट होने वाला. तो जितने अपने खलीफा की पावर्स को बचाने के लिए और बहुत सारी मुस्लिम कंट्रीज़ एक साथ आ जाती हैं, या बहुत सारे जहाँ जहाँ मुस्लिम्स होते हैं वो सारी कंट्रीज़ एक साथ हो जाती हैं. लाइक इंडिया में भी बहुत सारे मुस्लिम लोग रहते हैं, तो इसीलिए इंडिया में भी मुस्लिम्स ने एक कमेटी बनाई ताकि वो लोग इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर सकें. किसके खिलाफ? पीस ट्रीटी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर सकें. तो इंडिया में क्यों बनाई गई भाई? लड़ाई हुई जर्मनी में और आपकी यूएसए और ब्रिटिशर्स में, तो इंडिया में क्यों बनाई गई? इंडिया में इसलिए बनाई गई क्योंकि इंडिया में उस वक्त ब्रिटिश रूल था. अब ब्रिटिशर्स जो रूल इंडिया में था, ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स वॉन दैट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और इंडिया में मुस्लिम रहते थे, तो उनको लगता था कि अगर कोई पीस ट्रीटी हुई तो उसका इम्पैक्ट इंडियन मुस्लिम्स पर भी पड़ेगा, और अगर उनके खलीफा को कुछ हो गया तो उसका असर पूरे मुस्लिम एम्पायर पर पड़ेगा. इसीलिए एक खिलाफत कमेटी बनाई जाती है. खिलाफत कमेटी बनाई जाती है आपकी बॉम्बे में इन मार्च 1990. इसको
चलाने के लिए यहाँ पर दो लोग होते हैं, मोहम्मद अली, शौकत अली, जो कि इस कमेटी के मेंबर होते हैं। मोहम्मद अली और शौकत अली दोनों गांधी जी के पास पहुँचते हैं और कहते हैं कि उनकी प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन निकाला जाए। गांधी जी इसी मूवमेंट को अपॉर्चुनिटी मानते हैं कि ये वही मूवमेंट है जिसकी वो तलाश कर रहे थे, द मूवमेंट बाय विच ही कैन ब्रिंग ऑल हिंदू मुस्लिम टुगेदर। और ये वो मूवमेंट है जब वो सभी हिंदू और मुस्लिम को यूनाइटेड मूवमेंट के अम्ब्रेला के, यानी कि एक अम्ब्रेला के नीचे सबको ला सकते हैं, हिंदू मुस्लिम सब एक हो सकते हैं। और गांधी जी फाइनली क्या हो जाते हैं, सक्सीड हो जाते हैं, उनको सपोर्ट मिलता है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में। Gandhi succeeded in getting the support from other leaders to start a non-cooperation movement in support of Khilafat as well as Swaraj in Calcutta session of Congress in September 1920. गांधी जी इसी बात को लेकर एक सेशन बैठाते हैं सितंबर 1920 में। कांग्रेस का सेशन बैठता है, कलकत्ता में बैठता है, और इसमें ये डिसाइड किया जाता है कि अब वो सभी लोग जो हिंदू हैं और मुस्लिम हैं वो एक हो जाएंगे, जो हिंदूज़ हैं वो मुस्लिम्स का साथ देंगे और जो मुस्लिम्स हैं वो हिंदुओं का साथ देंगे। यानी कि गांधी जी सपोर्ट करेंगे खिलाफत कमेटी को और जो मुस्लिम्स हैं वो गांधी जी का सपोर्ट करेंगे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को आगे बढ़ाने में। किसको आगे बढ़ाने में? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नाउ द क्वेश्चन अराइज, व्हाट इज़ नॉन कॉपरेशन? अब नॉन कॉपरेशन क्या है? नॉन कॉपरेशन क्या है कि महात्मा गांधी की एक बुक है हिंद स्वराज, जो कि 1909 में उन्होंने लिखी थी, और उन्होंने बिल्कुल साफ साफ कहा था कि इंडियंस के ऊपर ब्रिटिशर्स रूल कर रहे हैं क्योंकि इंडियंस उन्हें कोऑपरेट कर रहे हैं। वी ऑल नो कि इंडिया में ब्रिटिशर्स ट्रेडिंग पर्पस के लिए आए थे और धीरे धीरे इन्होंने पूरा इंडिया कैप्चर कर लिया, इसकी इकोनॉमी को कैप्चर कर लिया, इसके पॉलिटिकल कंडीशंस को कैप्चर कर लिया। तो उन्होंने कहा कि अगर ये जो कोऑपरेशन हम लोग ब्रिटिशर्स को दे रहे हैं उसे अगर हम विड्रॉ कर लें, दैन 1 साल के अंदर अंदर इंडियंस ब्रिटिश रूल से आज़ाद हो जाएंगे और इंडिया में स्वराज आ जाएगा। क्लियर? अब क्वेश्चन इज कि व्हाट इज़ नॉन कॉपरेशन एंड हाउ इट बिकम अ मूवमेंट। अभी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कैसे बनता है? नॉन कॉपरेशन मतलब है नॉट टू कोऑपरेट, नॉट टू कोऑपरेट, क्योंकि ब्रिटिशर्स किसके लिए आए थे? ट्रेडिंग पर्पस के लिए आए थे। उनको ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना था और अपनी मदरलैंड को सर्व करना था, इंडिया के रिसोर्सेज को उनको एक्सप्लॉइट करना था और इंडियन को रूल करना था। तो गांधी जी ने कहा ब्रिटिशर्स के संग ट्रेड बंद कर दो, जितने भी टाइटल्स गवर्नमेंट ने तुम्हें दिए हैं वो सब उन्हें वापस दे दो, सारी सिविल सर्विसेज, आर्मी, पुलिस, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, स्कूल्स एंड फॉरेन गुड्स, इन सबको बाइकआउट कर दो। अभी प्रॉब्लम क्या आ रही थी एनसीएम में? प्रॉब्लम ये आ रही थी, उन्होंने तो कहते भाई नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कर दो, इन सब जो भी लोग हमें दे रहे हैं हम उसे यूज़ ही नहीं करेंगे, चाहे कोई टाइटल हो, चाहे आर्मी है, चाहे पुलिस है, हम इनके द्वारा दी गई किसी भी सर्विस को यूज़ नहीं करेंगे और किसी भी गुड्स को यूज़ नहीं करेंगे। अब इसकी प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी कि जो कांग्रेस के लीडर्स हैं वो नवंबर 1920 में होने वाले इलेक्शंस को बाइकआउट नहीं करना चाह रहे थे। क्यों नहीं चाह रहे थे? क्योंकि अभी तो गांधी जी ने कहा है कि हर तरीके से इनको बाइकआउट कर दो, तो अब इलेक्शन होंगे तो उन्हें बाइकआउट करने के लिए कहा गया था कि हम इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो वह डर था कि अगर हम नवंबर 1920 में जो इलेक्शन आने वाले हैं उन्हें बाइकआउट करेंगे तो हमारे पास जो पॉलिटिकल पावर है थोड़ी बहुत वो भी चली जाएगी। एनसीएम, दूसरा प्रॉब्लम क्या थी कि उनको डर था कि पॉपुलर वायलेंस हो सकता है, मतलब लड़ाई झगड़ी हो सकती है, जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ, मे बी इसी टाइप का कुछ और दोबारा हो जाए। सितंबर से दिसंबर के बीच में सारे लीडर्स पर डायलेमा में थे दैट व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, करना है नहीं करना है, कैसे करना है। सो फाइनली एक कांग्रेस सेशन ऑर्गेनाइज हुआ नागपुर में इन दिसंबर 1920 और एनसीएम को अडॉप्ट कर लिया जाता है। स्टूडेंट, दिस डेट इज़ इम्पॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट 2 कि दिसंबर 1920 का जो सेशन है वो कहाँ हुआ था, या दिसंबर 1920 का सेशन किस लिए हुआ था? एनसीएम के लिए हुआ था। नाउ एनसीएम जब फाइनल हो जाता है कि अब एनसीएम को हम लोग सपोर्ट करेंगे, तो एनसीएम बिगन इन जनवरी 1921। आपने देखा कि पीछे हमने पढ़ा कि दिसंबर 1920 में नागपुर में मीटिंग हुई थी कि हम एनसीएम अडॉप्ट करेंगे, तो अगले साल स्टार्ट होते ही जनवरी 1921 में एनसीएम स्टार्ट हो जाता है। एनसीएम बिगन इन जनवरी 1921। बहुत सारे ग्रुप इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, हर एक को स्वराज चाहिए, लेकिन हर एक के लिए स्वराज का मतलब अलग अलग था। ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म है कि हर एक के लिए स्वराज का मतलब अलग अलग था, हर एक ने स्वराज का मतलब अपने अकॉर्डिंग अलग अलग निकाला था, जिसको हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि मूवमेंट टाउन्स में कैसे स्टार्ट हुआ, इनकी सिटीज़ में कैसे आके स्टार्ट हुआ।
मूवमेंट स्टार्ट होता है मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन इन सिटीज़ से। स्टूडेंट्स गवर्नमेंट स्कूल को छोड़ देते हैं, कॉलेजेस में पढ़ने नहीं जाते हैं, हेडमास्टर्स टीचर्स रिज़ाइन कर देते हैं गवर्नमेंट स्कूल्स कॉलेजेस से, लॉयर्स लीगल प्रैक्टिस छोड़ देता है, काउंसिल इलेक्शन बाइकॉट कर दिए जाते हैं, लेकिन सिर्फ मद्रास को छोड़ के। मद्रास में जो जस्टिस पार्टी है नॉन ब्राह्मण्स की, उनको लगता है कि अगर वो इलेक्शन करेंगे तो उनके पास कुछ पावर रहेगी, पॉलिटिकल पावर रहेगी, इसलिए वो लोग काउंसिल इलेक्शन से बाइकआउट नहीं करते हैं। बाकी पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी काउंसिल इलेक्शन में इंडियंस पार्टिसिपेट नहीं करते सिवाय मद्रास को छोड़ के। तो यानी कि लोगों ने नॉन कोऑपरेशन स्टार्ट कर दिया। लोगों ने कहा हम तुम्हें किसी भी तरीके से कोऑपरेट नहीं करेंगे। किसको नहीं करेंगे? ब्रिटिशर्स को। अब इसका इफेक्ट क्या रहा? फॉरेन गुड्स बाइकआउट कर दिए जाते हैं, फॉरेन गुड्स का स्टार्ट नहीं करेंगे, लिकर शॉप्स बंद कर दी जाती हैं, फॉरेन क्लोथ्स जला दिए जाते हैं। इम्पोर्ट 1921 से, मतलब जनवरी 1921 में स्टार्ट हुआ है मूवमेंट, और जनवरी 1921 से लेकर 1922 यानी कि एक साल के अंदर अंदर हमारा इम्पोर्ट जस्ट आधा रह जाता है। 102 करोड़ का हम लोग इम्पोर्ट कर रहे थे, अब करते हैं सिर्फ 57 करोड़ का। ट्रेडर्स मना कर देते हैं कि हम किसी भी फॉरेन गुड्स में डील नहीं करेंगे, ना ही उन्हें फाइनेंस करेंगे, यानी कि उनके ऊपर पैसा नहीं लगाएंगे। पीपल इंडियन क्लोथ्स वियर करना स्टार्ट कर देते हैं, और इसकी वजह से जो इंडियन टेक्सटाइल मिल्स हैं और जो हैंडलूम फैक्ट्रीज़ हैं उनकी प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि जब लोग फॉरेन गुड्स को बाइकआउट करते हैं तो वो इंडियन क्लोथ्स को वियर करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से इंडियन टेक्सटाइल मिल्स और हैंडलूम बढ़ने लगती है, इनकी आगे होने लगता है। अब इसका भी फेलियर है, यानी कि हमने देखा कि फाइनेंशियली ब्रिटिशर्स को हमने बहुत बुरी तरह हिट किया, लेकिन हम पूरी तरह हिट नहीं कर पाए बिकॉज वी आर नॉट बीन प्रिपेयर्ड फॉर द फ्यूचर। अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं जिसका इम्पैक्ट हमें फ्यूचर में मिलना है या जिसकी कोई प्रॉब्लम हमारे फ्यूचर में राइज हो सकती है, तो हमें उसके लिए प्लान बी भी बनाकर रखना चाहिए। प्लान ए था कि हम एनसीएम स्टार्ट करेंगे, लेकिन हमने ये नहीं सोचा कि अगर हम एनसीएम स्टार्ट करेंगे और लोग वाग स्कूल नहीं जाएंगे, कॉलेजेस नहीं जाएंगे, टीचर्स पढ़ाएंगे नहीं, लॉयर्स, सो हाउ दे कैन मैनेज देयर एक्सपेंडिचर, वो अपने खर्चे कैसा निकालेगा। सो प्लान बी इज़ कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि उनके पास अगर ब्रिटिशर्स की द्वारा दी गई जॉब नहीं है तो दे मस्ट हैव द जॉब इन इंडिया गिवन बाय इंडियंस। सो यही फेलियर का रीज़न था एनसीएम में सिटीज़ के पीछे। कि पहला रीज़न तो ये था कि हमने कहा कि उन्होंने इंडियन क्लोथ वियर करने शुरू कर दिए और इंडियन टेक्सटाइल मिल हाई हो गई, लेकिन वो लोग इंडियन टेक्सटाइल मिल की प्रोडक्शन तो हाई हो गई, लेकिन वो इतनी हाई नहीं हुई कि सभी इंडियंस की डिमांड को मीट आउट कर पाए। तो जो खादी क्लोथ्स थे वो एक्सपेंसिव थे मिल्क क्लोथ से, तो जब वो एक्सपेंसिव थे तो भाई हर कोई तो खादी क्लोथ्स नहीं खरीद सकता बिकॉज इट इज़ एक्सपेंसिव, हर एक की इतनी परचेसिंग पावर नहीं है। तो वो लोग वापस मिल्क क्लोथ पहनने लगे, यानी कि वो क्लोथ जो ब्रिटिशर्स देते थे। अब ब्रिटिश इंस्टीट्यूट को अब तो हमने बाइकआउट कर दिया, लेकिन उसके अगेंस्ट जो भी आपने इंडियन इंस्टीट्यूशन स्टार्ट करे वो ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन की जगह नहीं ले पाए या उतनी स्पीड में स्टार्ट नहीं हो पाए जितनी स्पीड में उनकी जॉब गई। इसीलिए वो लोग वापस, इनके स्टूडेंट टीचर्स वापस ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन कर देते हैं, लॉयर्स वापस अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि जो काम उन्होंने छोड़ा था एनसीएम को सपोर्ट करने के लिए उन्हें वापस उसी जॉब पर जाना पड़ता है। क्योंकि एनसीएम के बाद, यानी कि उन चीज़ों को बाइकआउट करने के बाद उनके पास अर्निंग का कोई और सोर्स नहीं बचा था। सो आई थिंक इट्स क्लियर टू यू ऑल। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।